दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में गिने जाने वाले वो योद्धा जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है ये गोरखा, क्यों पूरी दुनिया इनकी बहादुरी का सम्मान करती है, और आखिर ऐसा क्या है जो इतिहास की किताबों में कभी इनके बारे में खुलकर बताया ही नहीं गया। गोरखा शब्द आया नेपाल के गोरखा इलाके से। कहा जाता है कि इस जगह का नाम एक महान संत हुए थे, एक महान योगी हुए थे, उनका नाम था गुरु गोरखनाथ। उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा था। अब ये पहाड़ों में रहने वाले लोग बेहद मेहनती, बेहद अनुशासित और युद्ध कला में माहिर थे। गोरखा सिर्फ एक सैनिक नहीं है, एक पहचान है, एक जज्बा है, एक परंपरा है, जहां पर बचपन से ही वीरता सिखाई जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गोरखा समुदाय ने सदियों तक बहुत कठिन जिंदगी जी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और हर पल संघर्ष, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें दुनिया का सबसे महान योद्धा बना दिया। अंग्रेज गोरखाओं को हरा तो नहीं पाए, लेकिन वो उनकी बहादुरी के दीवाने जरूर हो गए। युद्ध खत्म हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हम गोरखाओं को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, हम उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद आप परिणाम तो देख ही सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अब आधुनिक युद्ध। हमेशा गोरखा सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। गोरखा सेना इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने नेपाल के बाहर भी अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। कुमाऊं, गढ़वाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और हिमालय का कुछ क्षेत्र और तिब्बत का कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और एक समय तो ऐसा था जब गोरखा साम्राज्य की सीमा पंजाब से लेकर कहाँ तक जाती थी, सिक्किम और दार्जिलिंग तक जाती थी, और उत्तर में तिब्बत तक गोरखा साम्राज्य की सीमा जाती थी। जो आज का नेपाल हम देख सकते हैं, उसका 2 गुना क्षेत्र उस समय हुआ करता था। गोरखा सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निडरता, ना मौसम का डर, ना मौत का डर। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि गोरखाओं के इतिहास को उतनी जगह नहीं मिल पाई जितना वो डिजर्व करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गोरखा साम्राज्य की वो सच्चाई जो पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे सन 1500 ईस्वी के आसपास से, क्योंकि उस समय से पहले का इतिहास अगर हम जाने तो उस समय कबीलों के रूप में साम्राज्य हुआ करते थे। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों के सरदार क्या करते थे, उन कबीलों को संभालते थे, उनकी देखरेख करते थे। जैसे एक बड़ा साम्राज्य चलता है, उसी तरीके से कबीलों का साम्राज्य चलता था। अब दोस्तों, उन्हीं में से एक सेना का बहुत बहादुर योद्धा निकल कर आता है, उसका नाम था कुलमंदन खान। कुलमंदन खान क्या है? खान क्या है? एक उपाधि होती थी। जैसे सेना में बहुत बड़ी उपाधि होती थी, जैसे सेना में जनरल होते हैं, जनरल भी एक उपाधि है, जनरल एक रैंक है, जैसे कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ऐसे एक रैंक हुआ करती थी। उसी तरीके से खान भी एक रैंक हुआ करती थी जो सेना में बहुत बड़ा रैंक माना जाता था। जैसे चंगेज खान भी कोई मुसलमान नहीं था या इस्लाम को मानने वाला नहीं था, वो अपने पीछे खान लगाते थे क्योंकि वो एक बहादुर योद्धा हुआ करते थे। उसी तरीके से कुलमंदन खान भी एक मुसलमान नहीं थे, इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। बाद में जाकर ये शाह बन जाते हैं और इनकी पीढ़ी लगातार दर-बदर बढ़ती जाती है। और जैसे सुगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाली गोरखाओं के बीच, उस समय तक ही इनका राजवंश चलता रहता है। तो दोस्तों, कुलमंदन खान एक बहुत बहादुर योद्धा थे और उनका शासन चलता था लामजून से, जो इस समय क्या है, नेपाल में एक 77 जो जिले हैं उनमें से एक जिला है। लामजूंग क्षेत्र के राजा थे। अब इनमें से क्या है दोस्तों, लामजूंग का एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम था यशोभ्रम। उसके बाद यशोभ्रम शासन करता है कुलमंदन खान के बाद। और कुलमंदन खान क्या है, बाद में शाह की उपाधि ले लेता है, कुलमंदन शाह बन जाता है खान से। क्योंकि शाह भी एक उपाधि होती थी, जैसे राजा की उपाधि होती थी। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इस तरीके से वो छत्रपति लगाते थे। जैसे हमारे अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में राणा लगाते थे, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, राणा कुंभा। इस तरीके से राणा एक राजाओं के आगे एक सम्मान का प्रतीक होता था। उसी तरीके से शाह क्या है, शाह राजा के पीछे लगाया जाता था, तो उन्होंने शाह की उपाधि धारण कर ली थी। जैसे मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह लगाते थे, उसी तरीके से यह उपाधि हुआ करती थी। तो कुलमंदन खान के बाद उनका बेटा यशोभ्रम शासन संभालता है, और यशोभ्रम के बाद उनके 3 बेटे होते हैं। उनके 3 बेटे जो अलग अलग शासन संभालते हैं। उनमें से यशोभ्रम के 3 बेटे जो 3 अलग अलग राज्यों के राजा बने। सबसे बड़े बेटे ने लामजूंग राज्य संभाला और दूसरे बेटे ने कास्की संभाला, और जो तीसरा बेटा था उसका नाम था द्रवशाह। ये बहुत बहादुर था और बहुत खतरनाक था। द्रवशाह ने क्या किया, द्रवशाह ने खड़का के राजा को मात देकर गोरखा राजवंश के सिंहासन अपना कब्जा जमा लिया द्रवशाह ने। तो कुलमंदन खान के एक बेटा था यशोभ्रम के 3 बेटे, तीनों ने अलग अलग साम्राज्य संभाला। पहले बेटे ने संभाला
लामजुंग जो उनके दादा का क्षेत्र था, उनके पिता का क्षेत्र था। दूसरे ने संभाल लिया कास्की, और तीसरा जो छोटा बेटा था द्रवसा, उन्होंने गोरखा राजवंश की स्थापना की। किसको हरा करके? खड़का के राजा को मात देकर गोरखा राजवंश के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब इनमें दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोरखा राजवंश के ही 6 कबीलों की मदद से, गोरखा राजवंश के ही उन्होंने 6 कबीलों को अपने पक्ष में मिला लिया, और उन कबीलों की मदद से ही इनके खिलाफ क्या किया, इनके खिलाफ धावा बोल दिया, और किसको मात देकर? खड़का के राजा को मात देकर गोरखा राजवंश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर द्रव शाह को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इनके यशोभ्रम के दो बेटों की अगर हम बात करें, जो बड़े बेटे थे, पहले बेटे का लामजुंग और दूसरे बेटे का कास्की, इनका तो कोई इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे हम तीसरे बेटे की, और इनका साम्राज्य ही 1816 तक जब सुगोले की संधि हुई थी, वहां तक इनका साम्राज्य राजा के रूप में चलता आ रहा था। अब दोस्तों द्रव शाह के जो आगे का राजवंश चलेगा, वो द्रव शाह का ही राजवंश चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि द्रव शाह ने गोरखा राजवंश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें, तो द्रव शाह ने क्या किया था, 1559 से 1570 तक राज किया था। फिर इसके बाद उनके बेटे पुरंदर शाह को, जो पूर्ण शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1750 से 1605 तक यानी करीब 35 साल गोरखा राज्य पर शासन किया था। लेकिन उनके शासनकाल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलता है। किताबों में बस इतना मालूम है कि उनकी मृत्यु 1605 में हुई थी। अब दोस्तों इनके बाद पूर्ण शाह के पहले बेटे छत्र शाह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1605 से 1609 तक शासन कर लिया था। किसने किया था? छत्र शाह ने। छत्र शाह ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए, और ना ही इनके कोई संतान थी। उसके बाद इनके जो दूसरे बेटे थे, जो मतलब इनके छत्र शाह के जो दूसरे भाई थे, उनका कोई वारिस नहीं था इनके छत्र शाह का। अब इसके बाद दूसरे बेटे, जो पूर्ण शाह का दूसरा बेटा और छत्र शाह का भाई राम शाह ने 1609 से 1633 तक शासन किया। उन्होंने गोरखा राज्य में कई न्याय सिस्टम की शुरुआत की, उन्होंने न्याय व्यवस्था की स्थापना की, और उनके शासनकाल में एक प्रसिद्ध कहावत बन गई थी कि गोरखा जाओ अगर आपको न्याय चाहिए। तो न्याय व्यवस्था को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सुदृढ़ कर लिया था। किसने कर लिया था? इन्होंने कर लिया था, राम शाह ने। अब दोस्तों न्याय न्याय के गोरखा जानू, मतलब उन्होंने न्याय व्यवस्था की स्थापना बहुत बहादुर तरीके से की थी। एक लोकप्रिय कहावत बन गई थी, कौन? गोरखा जाओ अगर आपको न्याय चाहिए तो। और नेमार के व्यापारियों से गोरखा लोगों को मिलने वाले वो पहले राजा थे। 1633 में इनकी मौत हो गई थी। अब दोस्तों 1633 तक आ गए। अब हम इनके आगे चलते हैं। राम शाह के बेटे, अब जो इनके बेटे थे दंबर शाह ने 1633 में राजगद्दी संभाली, लेकिन 1645 में उनकी मौत हो गई। 1645 से 1661 तक दंबर शाह के पुत्र, इनके पुत्र कृष्ण शाह का शासन था। इसके बाद कृष्ण शाह के पुत्र रुद्र शाह ने 1661 से 1673 तक शासन किया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही शासन करते आ रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद शाह वंश के पृथ्वीपति ने 1673 से 1716 तक शासन किया। इसी वंश के पृथ्वीपति ने 1673 से 1716 तक, वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने गोरखा साम्राज्य के विस्तार का सपना देखा था। अब जैसे दोस्तों गोरखा साम्राज्य चलता आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन ये पहले ऐसा राजा थे पृथ्वीपति जिन्होंने क्या सपना देखा था कि यार अब इतने से छोटे से इलाके में शासन करने का कोई मतलब नहीं है, अब इसके साम्राज्य को बढ़ा लिया जाए। तो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने गोरखा साम्राज्य के विस्तार का सपना देखा था। अब पृथ्वीपति के पोते नरभूपाल शाह। अब दोस्तों आप कहोगे कि इनका बेटा कहाँ गया, क्योंकि इन्होंने इतने सालों तक शासन किया, 1673 से 1716 तक, लगभग 40 सालों तक इन्होंने शासन किया। लगभग अगर हम बात करें तो 40 सालों तक शासन किया, तो इनका बेटा भी इनके समान ही हो गया होगा। तो इन्होंने क्या किया, इनके बेटे ने राजा बनने के बजाय क्या कर लिया, इनके बेटे के बेटे ने, इनके पोते ने क्या किया, इनके बेटे ने इनके पोते को शासन संभला दिया कि बोले यार मैं तो राजा नहीं बनूंगा, तुम योग्य हो तो तुम ही बन जाओ। तो पृथ्वीपति के जो पोते थे नरभूपाल शाह, जिन्होंने 1716 से 1743 तक शासन किया और गोरखा साम्राज्य के विस्तार का प्रयास करने वाले पहले राजा बने। इनका सपना था और इनके पोते ने इनका सपना पूरा किया। लेकिन वो 1743 में क्या हुआ, नुआकोट के साथ लड़ाई में जीत हासिल करने में असफल रहे और वहां पर क्या हुआ, ये मारे गए। उनकी पत्नी, अब इसके बाद क्या हुआ, 1743 से उनकी पत्नी चंद्र प्रभावती और उनके बेटे पृथ्वी नारायण ने उनकी मौत के बाद 3 साल तक सत्ता संभाली, यानी 1746 तक। अब दोस्तों यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आ गई है और उन व्यक्ति का नाम है, उन राजा का नाम है पृथ्वी नारायण।
देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1743 में नुआकोट के युद्ध में ये मारे गए। उनके बाद इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी नरभूपाल शाह की पत्नी चंद्रावती और उनके बेटे पृथ्वीनारायण शाह ने 3 सालों तक इन्होंने मिलकर चलाया। उस समय पृथ्वीनारायण शाह छोटे थे। अब दोस्तों पृथ्वीनारायण शाह के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के सबसे बहादुर योद्धा और सबसे बहादुर राजाओं में माने जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर नेपाल में माना जाता है तो पृथ्वीनारायण शाह को ही माना जाता है। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं, अब काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आने वाली है। दोस्तों अब हम देखें पृथ्वीनारायण शाह के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1723 में, और नए नेपाल के गठन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। वो गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा माने जाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने आधुनिक नेपाल का पहला शाह राजा भी कहा जाता है, जिन्होंने आधुनिक नेपाल की नींव डाली थी। उन्होंने 3 राज्यों में जीत हासिल की। 1769 में उन्होंने काठमांडू के मल्ला, पाटन और चंद्रगांव को जीतकर माइंदगी नेपाल का गठन किया, मतलब आधुनिक नेपाल का गठन किया, जिसकी राजधानी काठमांडू थी। 1775 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले इतने भयंकर काम कर चुके थे जिसकी वजह से आधुनिक नेपाल के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? पृथ्वीनारायण शाह को दिया जाता है। अब दोस्तों बात हम शुरू से शुरुआत करते हैं। पृथ्वीनारायण शाह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। वह गोरखाओं के आसपास की कमजोर रियासतों पर जीत हासिल करके अपने क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1767 में जब पृथ्वीनारायण ने पहली बार मल्ला, पाटन और भद्रगांव राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब काठमांडू के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका रास्ता रोक दिया। जब दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1767 में काठमांडू पर क्या किया, आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो काठमांडू के राजा मल्ला ने क्या किया, जो उस समय अंग्रेज आ चुके थे हमारे देश में, अंग्रेज आ चुके थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि कर ली कि हमें किससे बचाओ, गोरखाओं के साम्राज्य से बचाओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी सहायता करने के लिए आ गई थी। किनकी सहायता करने के लिए आ गई थी? काठमांडू के राजा की सहायता करने के लिए आ गई थी। तो उस समय क्या करना पड़ा, उस समय पृथ्वीनारायण शाह को पीछे हटना पड़ा। और उसके ठीक 2 साल बाद क्या हुआ, 1769 में कुछ काठमांडू के राजा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में आपस में बनी नहीं, और 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने काठमांडू के राजा से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब मौका देखा पृथ्वीनारायण शाह ने कि बेटा अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो अकेला बच गया काठमांडू का राजा। तो फिर से क्या किया, पृथ्वीनारायण शाह ने काठमांडू पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया और अपनी राजधानी काठमांडू को बना ली। पृथ्वीनारायण शाह ने मौका देखकर हमला बोल दिया और तीनों राज्यों पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने नेपाल साम्राज्य को बनाया और नए नेपाल को एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य में तब्दील कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारे क्षेत्र का विस्तार किया, जैसे तराई, कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला पर भी इनका शासन स्थापित हो गया था दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है। सिक्किम और साथ ही तिब्बत के बहुत बड़े हिस्से और इनर हिमालय की घाटियों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक वो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। अब ये लगातार जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही थी। अब दोस्तों इनकी महत्वाकांक्षा की वजह से इन्होंने क्या किया, बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। जो उस समय बंगाल पर अंग्रेजों का शासन था, जो अंग्रेज बंगाल के नवाब थे और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में संधि चल रही थी और दोनों मिलकर काम कर रहे थे बंगाल में। तो इन्होंने क्या किया, इतने बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब इनकी महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद की नीति लगातार बढ़ती रही। तो अब दोस्तों इन्होंने जब बंगाल पर हमला किया तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने वाली है। अब उसको हम आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, बंगाल के मकवानपुर पर भी जीत हासिल कर ली और बंगाल पर हमला कर दिया। बंगाल पर हमला करने के बाद मकवानपुर पर जीत हासिल कर ली। मकवानपुर तब बंगाल साम्राज्य के तहत आता था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के संयुक्त सैन्य बलों के आगे पृथ्वीनारायण ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने क्या किया, मकवानपुर पर जीत हासिल कर ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा क्षेत्र छीन लिया, गोरखाओं ने हमारा क्षेत्र छीन लिया। तो दोनों ने मिलकर पृथ्वीनारायण शाह के ऊपर हमला किया और मजबूरन पृथ्वीनारायण शाह को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और पहली बार पृथ्वीनारायण शाह को यहाँ पर मकवानपुर में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के साथ क्या करना पड़ा, यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। अब दोस्तों उस समय और बंगाल के मकवानपुर वापस ले लिया। बंगाल ने क्या किया, पृथ्वीनारायण शाह से मकवानपुर वापस ले लिया। और उस समय नेपाल की सीमा पंजाब से सिक्किम तक थी। अगर इसकी तुलना आज के नेपाल से की तो यह लगभग 2 गुनी थी। दोस्तों ये एक मैप है, जो मैप ऑफ द इंडिया इमियस ऑफ द हाउस ऑफ गोरखा, फ्रांसिस हैमिल्टन की 1819 में लिखी एक किताब है, एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल से ली गई है। यह एक फोटो है उस समय जब गोरखा साम्राज्य इतना बड़ा
इस क्षेत्र पर हुआ करता था। उस समय का ये मैप है। अब दोस्तों जैसे मकवानपुर से पृथ्वीनारायण शाह पीछे हट गए थे। अब पृथ्वीनारायण शाह ने क्या किया, पृथ्वीनारायण शाह ने यह सोचा कि जो अपना साम्राज्य बना लिया है इतना बड़ा, अब उसी की सीमाओं को सुदृढ़ किया जाए। अब उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से चुपचाप पीछे हट गए और अंग्रेजों से सारे व्यापार और संबंध इन्होंने तोड़ लिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, गोरखाओं का सिक्किम में प्रवास हो गया, क्योंकि सिक्किम और दार्जिलिंग उस समय किसके अंडर में आते थे, गोरखा साम्राज्य के अंडर में ही आते थे। मकवानपुर में मिली हार के बाद पृथ्वीनारायण ने अपनी नेपाल की सीमा को सुरक्षित कर शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से दूरी बना ली, उनके साथ व्यापार भी बंद कर दिया। और इससे पहले कि वो प्रभावी ढंग से अपने नए देश को व्यवस्थित कर पाते, इसके बाद उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। 1775 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे प्रताप सिंह शाह ने गद्दी संभाली। कहाँ तक संभाली, जब सुगोली की संधि नहीं हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें और एक और दिलचस्प बात है, उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें यह हुआ कि 18वीं शताब्दी के बीच में सिक्किम पर गोरखा साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया गया था और सिक्किम 40 से अधिक सालों तक गोरखा शासन के अधीन रहा था, 40 से अधिक सालों तक। अब हम बात करें 1775 से 1815 के बीच, तो उस समय बहुत सारे गोरखा, क्योंकि दार्जिलिंग वो सिक्किम रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर खेती भी हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, जो गोरखाओं का जो पथरीला इलाका था, पहाड़ी इलाका था, उनसे आकर, हालांकि सिक्किम भी पहाड़ी इलाका है लेकिन वहाँ पर रहने के हिसाब से काफ़ी अच्छी सुविधा है, जिसकी वजह से 1,80,000 लगभग, उस समय 1,80,000 जो गोरखा थे वो सिक्किम में आकर रहने लगे। कहाँ कर, गोरखा साम्राज्य से। नेपाली और गोरखा सिक्किम में बस गए। आज के पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग तब सिक्किम का हिस्सा था, यानी यहाँ भी आज नेपाली लोग बहुसंख्यक थे। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाया तो उसके बाद क्या हुआ, सिक्किम ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौता कर लिया। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया, अब सिक्किम दोस्तों दोनों तरीके से पिट रहा था। उधर से गोरखा साम्राज्य बार बार आके सिक्किम को पीट रहा था। उधर अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था वो भी सिक्किम को अपने हिस्से में लेना चाहते थे, और उधर से गोरखाओं के साथ अंग्रेजों का भी युद्ध चल रहा था। अब सिक्किम ने यह सोचा कि अंग्रेजों का भी एक ही, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक ही दुश्मन है और सिक्किम का भी एक ही दुश्मन है, वो है गोरखा। तो इन्होंने क्या किया, सिक्किम ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली तो दोनों ने मिलकर क्या किया, सिक्किम ने अंग्रेज हुकूमत के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि दोनों का एक दुश्मन था और वो था नेपाल, मतलब गोरखा साम्राज्य। जिसके बाद नेपाल ने बदले में सिक्किम पर हमला किया। अब दोस्तों जैसे गोरखा साम्राज्य को पता चला तो कि सिक्किम ने किससे संधि कर ली है, सिक्किम ने संधि कर ली है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो वो तो खुन्नस खाए बैठे थे कि बेटा तो रुको, तुम्हें अभी बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर से हमला बोल दिया सिक्किम के ऊपर, और सिक्किम के ऊपर हमला बोल दिया तो सिक्किम को वापस से किसने जीत लिया, अंग्रेजों को भी हराकर भगा दिया, बोले भगो यहाँ से, और सिक्किम को भी किसने जीत लिया, वापस से गोरखा साम्राज्य ने जीत लिया। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं, और तराई सहित अधिकांश क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर लिया। किन्होंने कर लिया, गोरखाओं ने कर लिया। यहां पर अंग्रेजों को भी हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों अंग्रेज तो खुन्नस खाए बैठे हुए थे। अब आगे हम समझते हैं, आगे हम देखें। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं कि अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा सिक्किम के साथ। अब दोस्तों अंग्रेज ताक लगाए हुए बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, 1814 में काफी समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर हमला कर दिया, पूरी ताकत के साथ हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। इसके ब्रिटेन और नेपाल के बीच की सुगोली संधि और सिक्किम और ब्रिटिश भारत के बीच टिटलिया की संधि हुई, जिससे नेपाल को बाध्य होकर सिक्किम को ब्रिटिश भारत को सौंपना पड़ा। अब दोस्तों इसमें दोनों तरफ से भयानक लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और गोरखा साम्राज्य की तरफ से। इसमें कोई भी जीता ना कोई भी हारा, लेकिन अंग्रेजों को यह लग गया था कि गोरखा सैनिक बहुत खतरनाक है। तो इनके बीच क्या हुआ, सुगोली की संधि हुई, और नेपाल के जो राजा थे, गोरखा साम्राज्य के जो राजा थे, और इस संधि के तहत क्या करना पड़ा, सिक्किम को और दार्जिलिंग और उसके जो क्षेत्र थे, दार्जिलिंग और सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्र थे, उनको किसको सौंपना पड़ा, इस संधि के तहत, सुगोली की संधि के तहत किसको सौंपना पड़ा, अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अब सिक्किम किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। दार्जिलिंग किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब दोस्तों सिक्किम दार्जिलिंग का क्षेत्र, अब दार्जिलिंग सिक्किम का ही क्षेत्र हुआ करता था। अब सिक्किम से तो अलग हो गए गोरखा साम्राज्य 1816 की सुगोली की संधि के तहत। अब जो टिटलिया की संधि थी उसमें क्या था, सिक्किम और दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र थे वो सिक्किम के राजा के अधीन रहने थे।
अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि दार्जिलिंग बहुत एक अच्छी जगह है, गर्मियों में रहने के लिए अच्छी जगह है अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज भी ठंडे प्रदेशों से आते हैं, तो उनके रहने के लिए दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक वो हो गया जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो टीट लिया की संधि थी सिक्किम के साथ, उनको उन्होंने तोड़ दी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत को दार्जिलिंग भाग गई। इसका कारण था यहाँ का ठंडा मौसम, भूटान और नेपाल जाने के रास्ते में इसका होना। मतलब ये एक जंक्शन पॉइंट पड़ता था, टर्निंग पॉइंट पड़ता था भूटान जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए, और जगह बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से। और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 1835 में क्या किया, 1816 के बाद 1835 में सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग को छीन लिया कि तुम सिक्किम में रहो, दार्जिलिंग हमको दे दो। इसके बाद दार्जिलिंग कहाँ आया, हमारे देश में आया। अब दोस्तों अपना कब्जा जमा लिया और 1850 में दार्जिलिंग को बंगाल प्रोविंस का हिस्सा बनाया गया। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसका हिस्सा किसको बना लिया गया, दार्जिलिंग को बना लिया गया। लेकिन दोस्तों 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ और इस बिहार के भागलपुर जिले का हिस्सा बनाया गया। किसको बनाया गया, दार्जिलिंग को बनाया गया। लेकिन 7 सालों में इसे वापस बंगाल में जोड़ दिया गया। 7 सालों के बाद इसे किस में जोड़ दिया गया, बंगाल में वापस से जोड़ दिया गया। अब दोस्तों अगर हम इसको मैप में देखें तो इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि ये जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, इसको हम देखते हैं तो दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, अभी हमारे देश का हिस्सा है ये जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, और ये जो सिक्किम का क्षेत्र है वो पहले अलग से हुआ करता था। उसके बाद जब अंग्रेजों को दार्जिलिंग भागा तो 1835 में क्या कर लिया, अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को अपने यहाँ पे मिला लिया, फिर सिक्किम इतना सा बच गया। और पहले अगर साम्राज्य की बात करें तो पहले जो नेपाल का गोरखा साम्राज्य था, तो पहले उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अखंड भारत इस समय हुआ करता था। तो उस समय जो नेपाल का साम्राज्य था, पंजाब इतना बड़ा था, तो इस समय इसके तिब्बत और उसके आसपास के इलाकों में, यहाँ से पंजाब से इसकी सीमा लगती थी और बिहार के ऊपरी हिस्सों को मिलाते हुए इतना बड़ा साम्राज्य किसका हुआ करता था, नेपाल का हुआ करता था। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाली साम्राज्य उस समय कितना ताकतवर हुआ था, जब पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल लगातार अपने कीर्तिमान और ऊंचाइयां छूता जा रहा था। अब दोस्तों इसमें टूटता गया। अब नेपाल का जो हिस्सा बचा है वो इस समय कितना बचा है, वो इस समय हम आज का जो ये नेपाल देख सकते हैं। अब दोस्तों आज के दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और यहीं से ही क्या है, इस क्षेत्र से ही क्या है, जो गोरखा समुदाय के लोग जो यहाँ पर गोरखा साम्राज्य के समय से ही रहते आए हैं, और हमारे आसपास के इलाके जो हमारे भारत के इलाकों में रहते आए हैं, चाहे उत्तराखंड का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का नेपाल से बॉर्डर से लगता हुआ जिले हों, या फिर बिहार के नेपाल से लगते हुए जिले हों, इनमें भी काफ़ी अधिक संख्या में हमारे देश में गोरखा समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी गोरखा समुदाय के काफ़ी अधिक संख्या में लोग पाए जाते हैं। अब दोस्तों इनका जो मुख्य गढ़ है वो है दार्जिलिंग। अब यहाँ से दार्जिलिंग से क्या है, अलग से गोरखा लैंड की मांग उठती आई है, और ये कहते आए हैं कि हमें गोरखा जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए अलग से राज्य बनाया जाए या फिर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ये थी दोस्तों गोरखा समुदाय की हिस्ट्री, जो आज हमने आपको सन 1500 से लेकर आज तक की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप गोरखा साम्राज्य के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमने जो मेहनत की है और गोरखा साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमने जो आपको बताया है, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।